So good afternoon to you. Jitendra, are you there? जितेंद्र देखिए खूबसूरत सी फोटो तो दिख रही है लेकिन पता नहीं है। Morning he was there. He will come shortly, I think. So I think if you want to try, you can share the screen and try. Most probably. नहीं अभी तो डिसेबल्ड आ रहा है। अच्छा अच्छा, जितेंद्र कट गया था लगता है, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। हाँ जितेंद्र कट गए। अभी आप होस्ट दिख रहे हैं। हाँ मैं होस्ट दिख रहा हूँ, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। So once I make you host, then you can admit people. Yes. So recording has begun. So now I will make you host so that you can manage the things. ठीक. Now you are host. Okay. Jitendra, are you there? Or you have some internet problem or something? No, he is connecting. He is still connected. Hello. 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 आपने वीडियो क्यों ऑफ किया हुआ है जितेंद्र जी? सर एक्चुअली क्या किया सिग्नल का इशू है लगता है। There are some problems. Yes, yes. Okay. Right, sir. So I will take off, and then you can proceed with this. Thank you very much. You are welcome. Thank you. See you. So, Jitendra ji. Now Jitendra has come. दिख रही है हमारी पीपीटी दिख रही? क्यों जितेंद्र जी? यस सर। अच्छा अच्छा, तो शुरू किया जाए? श्योर श्योर। अच्छा, तो इसी से शुरू करते हैं। ये टैलेंट वर्ड जो है इसका क्या मतलब है? What is right about the person capability? For the person who does the work with full efficiency, it comes with his talent. तो टैलेंट जो होता है आदमी की, एक कह सकते हैं एक हिंदी में वर्ड होता है सर, उसकी यौगिक क्षमता। वो तो कैपेसिटी है। क्षमता तो कैपेसिटी हुआ। नहीं, यौगिक क्षमता, टैलेंट कि कितने परसेंट को कितना स्ट्रेट कर सकता है, अपने लिमिट्स को कितना पुश ऑफ करके वो चीजों को परफॉर्म कर सकता है। दैट्स द टैलेंट। अच्छा, और ये टैलेंट वर्ड आया कहां से? जितेंद्र जी, ये टैलेंट वर्ड कहां से आया? जितेंद्र जी का सिग्नल लगता है टूट गया। आ गए? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये where from this word talent has come? सॉरी सर, इसका कोई आइडिया नहीं। एक शुरू में टैलेंट वाज ए मेजर ऑफ वेट। Talent was a unit of the weight that was introduced in Mesopotamia. Yes, but in many places around the world, talent word was used, and this measure of weight was indifferent in different civilizations.
but many civilizations in the Western world use the word talent. ओके, तो सिक्का जो था वो टैलेंट कहलाता था. It's a kind of money. वो मनी सिक्का है वो. Yes, रुपए वाला सिक्का. टैलेंट वाज अ सिक्का. Okay. टैलेंट, ये बताइए टैलेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हार्डवर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है? It's a talent. अच्छा, हार्डवर्क इम्पोर्टेंट नहीं है? Because जैसे रीजन क्या है कि हार्ड वर्क सर करने को तो एक सॉरी टू यूज दिस वर्ड, गधा भी बहुत हार्ड वर्क करता है, बट ही इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. कौन? किसको कह रहे हैं हार्डवर्क करता है? जितेंद्र फिर चले गए. हाँ, हेलो. ये बताइए. आर यू एबल टू? यस, आपकी आवाज आ रही है. ये बताइए कि सर अगर मैं कह रहा था सर, आपने एक मिनट सर आपने पूछा था टैलेंट और हार्डवर्क में क्या इंपॉर्टेंट है. सो मेरा जवाब ये था सर, हार्डवर्क के लिए जरूरी नहीं है कि हार्डवर्क आप करते हैं. लाइक अगर मैंने आप सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि फॉरेस्ट में गधा भी होता है. गधा पूरे दिन हार्डवर्क करता है, चाहे वो फ्रेट को कैरिंग करना हो, चाहे एक जगह से वो दूसरी जगह लाना हो, बट ही इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. एंट भी वही है. एंट इज द हार्डेस्ट हार्ड वर्कर इन द एंटायर प्लैनेट. ऐसा है कि ये बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं. वो एक मैल्कम एक जिन्होंने ब्लिंक किताब लिखी थी, मैल्कम ग्लैडवेल, वो कहते थे कि किसी भी चीज में 10,000 घंटे अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लें या पढ़ाई कर लें तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं. ये वो 10,000 घंटे की बात क्यों कर रहे थे? अगर टैलेंट की बात है और हार्डवर्क की बात नहीं है तो कोई भी आदमी टैलेंट से मास्टर हो जाता है, हो सकता है. आपने मैल्कम ग्लैडवेल का नाम सुना है? वो चले गए. जितेंद्र जी का सिग्नल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है. एडमिट. Yes, sir. I was in, but I will not open my video because of that कि उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ये बताइए Yes, sir. कि वही हम कह रहे हैं, मैल्कम ग्लैडवेल का नाम सुना है आपने? मैल्कम ग्लैडवेल नहीं सर. उनकी बहुत सारी किताबें हैं. ब्लिंक एक किताब है और स्ट्रेंजर्स करके एक किताब, बहुत सारी किताबें हैं. एक किताब में उन्होंने ये लिखा है कि 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने से कोई भी व्यक्ति किसी चीज का एक्सपर्ट हो जाता है. 10,000 घंटे. 10,000 आवर्स. अच्छा, ठीक है. तो ये तो गलत कह रहे हैं. इसके मैंने अगर टैलेंट है तो 10,000 घंटे की क्या जरूरत है? डू यू एग्री और डिसएग्री? सर हो सकता है, लेकिन बट मैं डिसएग्री करता हूँ सर. टोटली डिसएग्री करता हूँ सर. अच्छा, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट इन what I felt in my corporate environment, without hard work, because we have a group of the training managers group for Pan India.
सो उसमें से कई हार्ड वर्कर भी हैं, because I am the youngest team member, training manager of the entire Pan India in my corporate team. I was 38 and most of my senior was beyond 50. Okay, so because of that कि they have not done a hard work, उन्होंने hard work बहुत किया है. Few of them, they are my managers, and few of them out of the age of group of 50, they are my juniors. I'm not saying that I'm a fully expert. Let me put it other way around. हम Yeah. आपकी बात ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हार्ड वर्क से ही कुछ नहीं होता. Yes sir, definitely. क्या टैलेंट से ही सब कुछ हो सकता है बगैर हार्ड वर्क के? सर ये देखिए, ये कह सकते हैं सर, ये देखिए ये डाइसी क्वेश्चन है. टैलेंट और हार्ड वर्क इज ए कॉम्बिनेशन. It's a combination. Okay. Combination. You can't leave hard work or you can't leave talent as well as. Okay. So we are agreeing on one point. Basically what you're saying is talent and hard work both are important. Yes sir, 100%. Can you develop talent through hard work? हाँ हो सकता है सर, हो जाएगा. Can you develop hard work through talent? नहीं सर. नहीं. नहीं. So talent को डेवलप करने के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है. जैसे जो लोग म्यूजिशियन होते हैं वो घंटों रियाज करते रहते हैं. राइट सर. टैलेंट के बावजूद भी अगर वो हार्ड वर्क ना करे तो रिजल्ट नहीं आएगा. नहीं हो सकते, रिजल्ट नहीं आएगा. ओके, फेयर हाँ इनफ. सर. इसको क्या, ये क्या है? डू यू रिमेम्बर दिस सिग्नल, दिस पिक्चर विजुअल? हाँ, इंडिया गॉट टैलेंट. इंडिया गॉट टैलेंट, अमेरिका गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट, ये सबका कॉमन सिंबल है. मेक्सिको गॉट टैलेंट, चिली गॉट टैलेंट. ये जब टैलेंट की बात करते हैं तो किस टैलेंट की बात करते हैं? प्रतिभा की बात करते हैं. जिसको आप क्षमता कह रहे थे, वो प्रतिभा की बात करते हैं. करेक्ट? ओके सर, प्रतिभा और क्षमता में अंतर क्या है? क्षमता कैपेसिटी है. हाँ. एंड तो व्हाट इज अ प्रतिभा? इट इज अ क्वालिटी. टैलेंट. अच्छा. Any attribute which is believed to be inborn but it is not inborn, लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये पैदाइशी इसको खूबी है. हाँ, है ना? राइट. क्षमता जो है वो ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. कैपेसिटी की बात है. जैसे कि कहते हैं इस इंजन की क्षमता इतने हॉर्स पावर की है. वो उसका टैलेंट नहीं है, वो क्षमता है उसकी, टेक्निकल क्वालिटी, कैपेसिटी. या मैं 110 किलो का वेट उठा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, मेरी टैलेंट नहीं है. ओके सर. आर यू गेटिंग? प्रतिभा है. प्रतिभा हो सकती है लेकिन क्षमता दूसरी चीज है. ओके सर. ये जो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे. एक नजर दौड़ा लीजिए, हो सकता है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. एक सेकंड सर. द कंपोनेंट ऑफ एक्सेल, सुपर कीपर फोकस एंड दैट इज वन की पोजीशन बैकअप. एक्सीलेंस के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है टैलेंट मैनेजमेंट में. ओके सर. एक तो जो मेन पोजीशन है वो खाली नहीं होनी चाहिए. जी सर. सुपर कीपर उनको कहते हैं जैसे वीरेंद्र सहवाग. ओके. तो मास्टर ब्लास्टर, टॉप परफॉर्मर्स जो. ओके सर. को देखना चाहिए. और क्लासिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट, वी विल टॉक अबाउट दैट मच लेटर. अभी नहीं करते हैं. जी सर. पोटेंशियल. जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो हम 2 चीजों की बात करते हैं. एक टैलेंट, एक पोटेंशियल की बात करते हैं, एक परफॉर्मेंस की बात करते हैं. टैलेंट मैनेजमेंट की, जब टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं
तो हम दो चीजों की बात करते हैं, किसी व्यक्ति का पोटेंशियल कैसा है। अब पोटेंशियल जो है वो क्लासिफाई होता है, जो क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी, लगभग लगभग ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? आप हैं कि चले गए? हूँ सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये लैटरल क्या होता है, लैटरल रोटेशन? लेटरल रोटेशन माने कि उसको ये देखा कि ये जो है इस डिपार्टमेंट में फिट नहीं हो रहा है, इसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। अच्छा। प्रमोशन नहीं हुआ, हाँ लेकिन इसको ट्राई, इसको हाँ, पैरेलली ट्रांसफर कर दिया। पैरेलल ट्रांसफर कर दिया। ओके। हो सकता है वहां चमक जाए, वो हाँ हो सकता है। टैलेंट मैनेजमेंट की जो बात हम लोग कर रहे थे, इसीलिए जी हमने सर। वो आपको दिखाया था। हाँ हाँ। ये जो जो ये जो बात कर रहे थे, रिसोर्स क्लासिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट, जी। इसमें रिसोर्स क्लासिफिकेशन यही है कि हमारे कौन लोग जो हैं वो हम्म, टॉप परफॉर्मर्स हैं, मीडियम परफॉर्मर्स हैं, इनका पोटेंशियल कितना है, ये हम्म, सब जो है वो, ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लासिफिकेशन की बेसिस पर, जैसे आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट में होता है ना, जी ये ए क्लास आइटम है, ये बी क्लास आइटम है, ये सी क्लास आइटम है, ये क्रिटिकल आइटम है, ये डिजायरेबल आइटम है, जी जी। होता है ना? यस और सर, यस सर। पता है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, पता है सर। उसी तरीके से ह्यूमंस में ये हम्म, हाई पोटेंशियल है, ये प्रोमोटेबल है, लेटरल है, मार्जिनल है, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ओके सर। दूसरा क्लासिफिकेशन ये होता है हम्म, कि ये ग्रेटली एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल में लेते हैं, जी। सीड्स एक्सपेक्टेशन, मीट्स एक्सपेक्टेशन, बिलो हम्म, एक्सपेक्टेशन, ये इस टाइप से होता है। जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही तरीका है, हम ये कह रहे हैं कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रणाली का कुछ कुछ घुमा फिरा के उसको इस्तेमाल करती हैं। जी सर। होता है कि नहीं होता है? होता है सर, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा टर्न लेना पड़ता है, हाँ, किसी ना किसी, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका क्यों है? क्योंकि अब एक आदमी बहुत अच्छा काम करता है है। जी सर। और आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत बढ़िया काम करता है, तो अगर उतना जितना जी सर। बढ़िया काम करता है वो, उससे हम्म, कम हुआ तो वो हो गया बिलो एक्सपेक्टेशन। राइट सर। वो और 0 to 5 के पैरामीटर में उसको रखते हैं। और जो 0 to 5। जिसका जिसको हम लोग खेल में कहते हैं ऐसी कच्ची पों है, पता नहीं आपको ये वर्ड आपने सुना है कि नहीं सुना है, जो जैसे बड़े हाँ लोग खेलें वो। तो बच्चा जो खेलता है उसको कहते हैं नहीं तुम्हारा खेलने का, तो वो जो है उसका हाँ। एक्सपेक्टेशन उससे कम होता है। जी सर। लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन कम होता है तो ज्यादा एक्सीड कर गया उससे, तो ये एक्सीड तो एक्सपेक्टेशन में पहुंच जाएगा। ओके। तो ये जो सिस्टम है ये डिफेक्टिव सिस्टम है, क्योंकि ये जब हम एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन की बात परफॉर्मेंस अप्रेजल में करते हैं जी। तो इसमें उनको नुकसान होता है जिनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, हम्म। और उनको फायदा होता है जिनसे एक्सपेक्टेशन कम है। सर ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो जैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी जो रैंकिंग की जाती है वो एक्स्ट्रा माइलेज पे की जाती है। यानी जो उनका ओवरकम था, यानी आउटकम जो उनका होना चाहिए था, उससे भी एबव 5 पैरामीटर उनका मैनेजर उनको रखता है कि नहीं यार, ये तो इसका रेगुलर है, अगर कुछ नहीं करेगा तो भी ये रेगुलर परफॉर्म तो इतना हाँ, करके देगा। यही हम तो कह रहे हैं उसमें कि तो चूंकि उसमें भी उसका तो घाटा। हाँ। उसमें उसको घाटा हो जाता है ना, जिसका हम्म। कम है
भाई जी आपने कहा कि ये आदमी जो है वो खाली 40 मीटर दौड़ पाएगा, और जी दूसरा जी आदमी जो है ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये 80 मीटर दौड़ेगा। जी 80 मीटर वाला खाली 70 मीटर दौड़ा, जी उसका परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन हो गया। जी जी लेकिन 40 मीटर जिसको सोच रहे थे वो अगर 60 मीटर दौड़ा जी। तो वो एक्सीड एक्सपेक्टेशन हो गया। हाँ सर, तो ये हो अनफॉर्चुनेटली इस हिसाब से तो जो 70 दौड़ा वो 60 दौड़ने वाले से नीचे हो गया। रही, सही बात है सर। तो ये गलत तरीका है ना। सर ये मेरे साथ होता है ऐसे। वही तो हम कह रहे हैं, हम जब लोग पढ़ रहे हैं तो हम आपको थ्योरेटिकल पढ़ाने के लिए नहीं है, वो तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। राइट सर। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग आपस में डिस्कस करें कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको सुधारने के तरीके क्या हैं। राइट क्योंकि सर। जो मैनेजमेंट बुक्स हैं वो जी। जरूरी नहीं कि आपको सही बात बताएं। अब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जो टैलेंट हैंडबुक है, जी जी टैलेंट हैंडबुक आपको रिकमेंड करी गई होगी। सर हैंडबुक तो नहीं मिली है, वो कोर्स मटेरियल जो था ना वो लिंक नहीं डाउनलोड। उसमें, हाँ उसमें रिकमेंड तो किया गया है ना, ये किताब जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट हैंडबुक है, इसको पढ़िए। नहीं है। हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें खाली आर्टिकल दिए गए हैं, वो आर्टिकल को हमको रीड करना है। हाँ एनीवे कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट होता है, जो कोर्स होता है, वो कम से कम 15 साल पुराना होता है, जी 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 और कई केसेस में वो 40-50 साल पुराना भी होता है। तो वो आज की परिस्थितियों में लागू नहीं होता, लेकिन हमको तो आज की परिस्थितियों में बेटर होना है। इसलिए जब भी हम कुछ पढ़ें तो हम ये ध्यान दें। अब जैसे टैलेंट मैनेजमेंट हैंडबुक है वो 2004 की है, उसके बाद हो गए 16 साल, नहीं 17 साल हो गए, तो वो जो है वो सब पुराना सिस्टम है। राइट सर। इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना, अगर आपको मान लीजिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाना हो तो आप कभी भी ये भाषा इस्तेमाल ना करें, जी। ग्रेटली एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। गलत, गलत तरीका है ना। सर कैन आई इसीलिए शेयर, कैन आई शेयर समथिंग? हाँ सर एक्चुअली क्या था, मेरा ये इलेक्टिव 2 पेपर लेने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, from last 10 to 15 years I am just serving as a training manager, sales training manager you can say sir. Now हाँ what I have seen the changes in the corporate culture, they are हाँ focusing to talent acquisition manager. तो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर जो है उनका स्कोप कंपेयर टू ट्रेनिंग मैनेजर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पिछले साल 2 साल 3 साल में। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अब ट्रेनिंग मैनेजर की बजाय टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर की ज्यादा आ रही है। the major objective is to be, I have to be just increase my whatever the knowledge I have to about this topic or whatever the subject it is. So that's why I have taken this subject. So that is why we are talking about this. देखिए जो आप कह रहे हैं कि टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जी जी कोरोना के बाद से टैलेंट डेवलपमेंट मैनेजर की इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ गई है। राइट सर। तो ये बदलता रहता है। बात ये है कि हम जो भी कर रहे हैं। जी। आप कहाँ रहते हैं? ये मैं करंटली आई एम रिजाइडिंग फ्रॉम लखनऊ सर। लखनऊ। यस सर, टेकिंग केयर फॉर एंटायर यूपी एंड उत्तराखंड। जो आदमी कचौड़ी बढ़िया बनाता है पूरी दुनिया उसके ऊपर दौड़ती है। राइट सर। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो आप उसमें मास्टर हो कि नहीं हो। गॉट इट सर, गॉट इट। तो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर और टैलेंट डेवलपमेंट मैनेजर की बात नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आप जो भी करें उसमें आप द बेस्ट लेटेस्ट होने चाहिए।
करेक्ट है सर। इसलिए इसलिए जो जो किताबें हैं वो पढ़िए जरूर, लेकिन उनसे आगे बढ़िए। उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि उसी ये जो सिस्टम है ये डिफेक्टिव सिस्टम है, ये ध्यान में रखिए। आपको जब भी करें तो आप दूसरे टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इज ही इफेक्टिव इन हिज जॉब और इज ही नॉट इफेक्टिव इन हिज जॉब? वो न्यूट्रल है। एक्सपेक्टेशन हमारे किसी से कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस का जो मानदंड है वो एक स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। डिस्टर्बेंस हो रहा है आपका? हाँ सर, वो थोड़ा रेनिंग हो रहा है, विंड चल रही है, तो दैट्स व्हाई द वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। तो नीड्स ऑब्जेक्टिव, नीड इफेक्टिव, इफेक्टिव है तो अच्छा है। कभी भी अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो होता है, देखिए 95% ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसको कोई पसंद नहीं करता। हाँ सर, वो इसी तरीके का होता है, जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्योंकि ये सब गलत तरीके हैं। गुड क्या होता है, इफेक्टिव है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा गुड और आपका गुड अलग अलग होगा, राइट सर। लेकिन हमें जो अचीव करना है, अगर हमें ये दिया गया है कि हमको 100 यूनिट बेचनी है, तो हमने 100 यूनिट बेची कि नहीं बेची, राइट सर। वो हमारा इफेक्टिवनेस है कि नहीं? अगर सर एक एग्जांपल है, जैसे 100 यूनिट आपने बात की, जैसे सपोज सर किसी कोई बंदा है, 100 यूनिट से जाए 90 यूनिट, तो वो इफेक्टिव वे आएगा कि नॉन? क्या चीज, क्या फिर से बोलिए, हमको सुनाई नहीं दिया, आपके डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। 100 यूनिट की बजाय उसने 90 यूनिट ही बेची, हाँ, तो वो इफेक्टिव है कि वो नॉन इफेक्टिव है? ये कंपनी को डिसाइड करना है कि हम 100 तो कह रहे हैं, लेकिन कितने में हम इफेक्टिव मानेंगे और कितने में नहीं मानेंगे, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। ओके सर। ये तो स्ट्रेस गोल है कि नहीं है, कितना आपने स्ट्रेस दिया है, कितना अगर हम मान लेंगे तो इतना मान लिया जाएगा कि हाँ तुमने बहुत बढ़िया किया। देखिए, हम हो सकता है उस आदमी से कहें कि तुम 100 किलोमीटर दौड़ोगे, लेकिन हम ये मान लें कि ये अगर 70 भी दौड़ लेता है तो इसके माने बहुत अच्छा। तो स्ट्रेस गोल कुछ भी हो, इफेक्टिवनेस का हमें परिभाषा देनी पड़ेगी। राइट सर। वो जो इफेक्टिवनेस की परिभाषा है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो जॉब विशेष की होती है। इसलिए जो जो मेजर्स हैं वो जॉब विशेष के होने चाहिए इफेक्टिवनेस के, ना कि गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमारे लिए गुड और आपके लिए गुड अलग अलग होता है। राइट सर। किसी का बच्चा 84% मार्क्स लाता है, वो कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन उसका एडमिशन नहीं होता है आजकल के जमाने में, क्योंकि अच्छे स्कूल में एडमिशन 95% में होता है, तो किस बात का गुड रह गया वो? राइट सर। सो नेवर यूज सब्जेक्टिव लैंग्वेज, दैट इज दी वन थिंग। दूसरे जो टैलेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो एम्प्लॉय सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड। एम्प्लॉय सेंटर, अभी हम टुकड़े टुकड़े में बात करेंगे, बाद में हम इसको सबको कंबाइन करेंगे। ओके सर। एक टुकड़ा ये है कि हम जब टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट किसका, कंपनी का तो नहीं, टैलेंट तो एम्प्लॉय का ही होता है ना। राइट सर। तो हमको सेंटर पीस जो है वो एम्प्लॉय रखना चाहिए, कुछ भी हम करें। रिक्रूटमेंट है, ऑन बोर्ड है, परफॉर्मेंस है, रिवार्ड रिकग्निशन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की ये है, एम्प्लॉय इज एट द सेंटर ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, नॉट द कंपनी।
डेवलपमेंट जिसका करना है वो सेंटर में, ये बहुत छोटी सी बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम लोग आगे जब सेशंस में डिस्कस करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि व्हाई एम आई सेइंग सो। श्योर सर। ओके, अब आते हैं कि हम इसको माने कैसे, कि हम इसको कैसे मेजर करें जब पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस मेजर करना तो आसान है कि भाई इसको 100 यूनिट बेचनी थी, 100 यूनिट बेची कि नहीं बेची। जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं कि इसकी कॉम्पिटेंसी की बात, कि किस किस चीजों में कॉम्पिटेंट है और किस किस चीजों में नहीं कॉम्पिटेंट है। ओके सर। अब ये कॉम्पिटेंसी क्या होती है? व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? किसी चीजों को लेके वो कितना कॉम्पिटेंट है, किसी चीजों को लेके वो कितना कॉम्पिटेंट है, मतलब आपने जवाब नहीं दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? आपने कह रहे हैं आपको कितना कॉम्पिटेंट है। जिसको कॉम्पिटेंसी की डिफिनीशन भाषा नहीं, परिभाषा नहीं मालूम, वो कॉम्पिटेंट की परिभाषा कैसे जानेगा? कॉम्पिटेंसी क्या होती है? सर उसकी क्षमता है भाई काम करने है? काम करने की। जैसे 100 यूनिट उसको असाइन किया गया था, 100 यूनिट उसने किया या नहीं किया, वो तो अचीवमेंट है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। कॉम्पिटेंसी जो है जी, देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये नॉलेज उसको है कि नहीं है जी। अगर वो सेल्स में है, सेल्स मान लीजिए मार्केटिंग में है या सेल्स में है, सेल्स में है तो उसको क्लोजर आता है कि नहीं आता है, प्रोस्पेक्टिंग आता है कि नहीं आता है, हाँ। और इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो है ओपन लीड प्रोस्पेक्टिंग कैसी है, उसका उसका जो है वो क्रॉस सेलिंग में कैसा है वो। तो एक तो नॉलेज की बात होती है, दूसरी बात होती है स्किल की, तीसरी बात होती है कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कैसे? जैसे कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी सब जो है एट्रीब्यूट्स हैं। एटीट्यूड कैसा है, ये भी कॉम्पिटेंसी में आती है। लेकिन नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट ही सिर्फ कॉम्पिटेंसी डिसाइड नहीं करता। कॉम्पिटेंसी ये डिसाइड, इसकी कॉम्पिटेंसी जब मानी जाती है जब वो इनको यूज कर सके। मान लीजिए कि उसको प्राइस फिक्सेशन तो आता है लेकिन वो जॉब में करता नहीं है, तो प्राइस फिक्सेशन की नॉलेज जो है वो उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो या तो करता नहीं या कर नहीं पाता। तो एक बात वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि कॉम्पिटेंसी में ये भी देखते हैं कि वो जो उसकी जॉब है उससे वो कनेक्टेड है कि नहीं है। पता चला कि उसकी जो स्किल है वो तबला बजाने की बड़ी अच्छी है, लेकिन उससे क्या लेना देना, दैट इज नॉट कॉम्पिटेंसी फॉर दिस जॉब। तो एक तो ये कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, दूसरे परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब से कनेक्ट होना चाहिए, तीसरे इट शुड बी मेजरेबल, राइट सर, और चौथे उसको इम्प्रूव किया जा सके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। मान लीजिए कि उसकी कोई ऐसा फीचर है जिसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। राइट सर। जैसे इसका कोई उदाहरण, कोई एग्जांपल। मान लीजिए वो हकलाता है। व्हाट सर? हकलाता है, हकलाना समझते हैं? यस सर, यस सर। तो
उसको कॉम्पिटेंसी या नॉन कॉम्पिटेंसी में लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ही कांट डू एनीथिंग। यस सर, यस। या मान लीजिए कि वो बास्केटबॉल का प्लेयर है, जी। उसकी हाइट कम है। अब बास्केटबॉल के प्लेयर की हाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, श्योर सर। लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, उसको हम उसमें कंसीडर नहीं करते। जिसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से इम्प्रूव ना किया जा सके उसको हम कंसीडर नहीं करते कॉम्पिटेंसी में। ये 4 फैक्टर जरूरी हैं। इज इट क्लियर? राइट सर, राइट, श्योर सर। सो व्हाट इज राइट इम्पोर्टेंट? सर। It should be skills, knowledge or attributes. दूसरे, it should be applied knowledge, applied skills, applied attributes. अगर applied नहीं है तो वो उसमें competency में नहीं गिना जाएगा। चौथा, वो जॉब से कनेक्टेड होना चाहिए। पांचवा, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या उसको मॉनिटर, उसको इम्प्रूव किया जा सके किसी भी तरीके से। जिस चीज को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है? ओके। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग के क्या मतलब है? मैपिंग माने किसी भी जॉब को हम आप है कि नहीं है? जी हूँ सर, हूँ। तो ये एडमिट दोबारा क्यों आ गया? सर ये बार बार उससे कनेक्ट कर रहा था, लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। फोन से किया है? हाँ सर, फोन से किया है, लेकिन वो आपने बोला ना आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। नहीं तो अब मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। अच्छा। अब आ रही है सर? हाँ, इट इज मच बेटर नाउ। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ सर, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है। जी जी और जी डिस्टरबेंस नहीं है। जी सर। तो किसी भी जॉब का पोटेंशियल निकालने के लिए जी परफॉर्मेंस निकालना तो बहुत आसान है जी कि आपने प्रोडक्शन में है तो कितना प्रोडक्शन दिया, सेल्स में है तो कितना सेल्स दिया, क्वालिटी में है तो रिजेक्शन कितना है, वो करना आसान है। लेकिन पोटेंशियल के लिए हमें कॉम्पिटेंसी को देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। लेकिन कॉम्पिटेंसी की कोई धोबी लिस्ट नहीं होती, उसको हमें ये देखना होता है कि इस जॉब के लिए जी। क्या चीज़ ज़रूरी है सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए। वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये जो काम है ये मेहनत वाला काम है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग उसी प्रोसेस को कहते हैं जो किसी जॉब की कॉम्पिटेंसी को निकाले जी और उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के सभी फंक्शंस में काम आती है वो। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी टैलेंट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए। सर, अगर जैसे कॉम्पिटिशन मैपिंग के हम कोई 4 या 5 स्टेप निकालें तो उसके क्या स्टेप हो सकते हैं? यही बेनिफिट, प्लानिंग, कोलैबोरेशन, ना प्रोडक्टिविटी ना एंड ना क्रेडिट? ना हाँ ना, जी, हाँ ये जी तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है। जी मैपिंग जैसे करते हैं ना, आप जी जी ब्रॉड कैटेगरी ले लेते हैं जी। कि सेल्स का क्लोजर करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम्म टीम को मैनेज करता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम्म प्रोडक्टिविटी के लिए, या हम्म सेल्स रियलाइजेशन जो है, क्योंकि हम्म आपने सेल्स की बात करी, रियलाइजेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, परसुएसिव स्किल्स उसकी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, असर्टिवनेस कैसी है। जी तो ये हम इसको ब्रॉड कैटेगरी में लेके जॉब के मेन फंक्शंस को लेके उसको फर्दर, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि उसको फर्दर ब्रेकअप करके हम लोग उसकी वो निकालते हैं, अलग अलग कॉम्पिटेंसी निकालते हैं। Competency mapping is a process by which we identify the competencies required for the job.
ठीक है। और Right. जब निकल आती हैं तो उसको सारी प्रोसेसेस में, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, इवैल्यूएशन में, प्रमोशन में, सब में वो काम आती है। Right, sir. ठीक है, Right, sir. ओके। अब बढ़ते हैं आगे, इसको पढ़िए। Competency definition. Underlying characteristic, deep and enduring trait that can be said to the predict behavior. Example, self-awareness and motives. Second one is casually related to criterion references. Above mentioned traits are those Causally, casually नहीं, causally. अच्छा, causally related to criterion references. Above mentioned traits are those that affect the quality of the performance. Aggression in a salesperson, impartiality in a judge. हाँ, एग्रेशन जो है, एग्रेशन मतलब निगेटिव सेंस नहीं, मतलब इनिशिएटिव, ड्राइव, वो सेल्स पर्सन में बहुत जरूरी है। राइट सर। तो अगर ये होगा तो ये फाइनल परफॉर्मेंस से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कॉजली रिलेटेड टू क्राइटेरियन रेफरेंसेस। क्राइटेरियन रेफरेंसेस माने कि जो फाइनल जो क्राइटेरियन हो कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, उससे उनका संबंध होना चाहिए। या जज है, अब जज का इम्पार्शियलिटी जरूरी है। इम्पार्शियलिटी नहीं है तो उसका परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा। तो ये कॉजल रिलेशनशिप की बात है। ठीक है, आगे। Of effective and or superior performance, the outcome of the possessing the above mentioned traits that has to be improvement in the dealing with the situation at hand. हाँ, तो वो तीन चीजें कह रहा है। एक तो अंडरलाइंग और इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इंड्यूरिंग माने अब जैसे कॉन्फिडेंस है जी, ऐसा नहीं कि एक बार तो कॉन्फिडेंस दिखाया दोबारा नहीं दिखाया। नहीं सर। तो सेल्फ इट शुड बी डीप एंड एंड्यूरिंग। मतलब ये नहीं कि आपने कभी दिखाया कभी नहीं दिखाया जी। ये माना जाए कि इस बंदे का तो ये बहुत अच्छा है, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इसका जो है वो बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये बंदा जो है वो लर्नेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, हर चीज जल्दी से सीख लेता है। सो इट शुड बी डीप एंड एंड्यूरिंग ट्रेट। दूसरे वो उससे जो है जॉब से रिलेटेड होना चाहिए कि जॉब में जो क्राइटेरियन से इवैल्यूएशन होगा उससे उसका कॉजल रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉजल माने कि वो कारण उसका होना चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ऑफ इफेक्टिव एंड और सुपीरियर परफॉर्मेंस, उससे कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये स्पेंसर का क्लासिक डेफिनेशन है, जस्ट टू कीप इट इन माइंड कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। कॉम्पिटेंसी के बाद हम लोग क्यों करते हैं? Advantage of the competition is, of course, the best way to understand the performance is to observe that what people actually do to be successful. Competencies can be learned and developed over time. Competencies can be made visible and accessible to people to understand and develop the required level of the performance. And the fourth one is competencies can be linked to the meaningful life outcome that describe the way people and must perform in the real world. इसको ऑब्जर्व करके अगर हम देखिए, ऐसा होता है कि आज से 20 बरस 50 साल पहले भी लोग ये देखते थे क्या क्या क्वालिटीज हैं। राइट सर। लेकिन चूंकि वो जॉब से रिलेटेड नहीं होती थी कई केसेस में, इसलिए लोग ऐसे ऐसे चीजों में जज हो जाते थे जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है। अब मतलब जैसे R&D का आदमी है, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी क्यों देखो भाई, उसका काम कम्युनिकेट करना तो है नहीं, उसका काम R&D का है। हाँ, कम्युनिकेशन एबिलिटी देखनी है तो आप पब्लिक रिलेशन वाले की देखिए। अगर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी देखनी है तो आप फाइनेंस की देखिए। HR की क्यों देखिए? मतलब HR के सारे फंक्शंस के नहीं, लेकिन जिसका जो रिलेवेंट उसका हो उसको देखिए।
उस पे आप उसको जज करिए, बजाय इसके कि आपने एक धोबी लिस्ट बना ली और गधा घोड़ा सबको उसी में नाप दिया। जी सर। जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होता था कि वही जो लिस्ट है वो चंगू से लेकर मंगू तक हर एक पर उसी को अप्लाई कर देते थे, बजाय ये बगैर ये देखे हुए। आप देखिए एचआर में भी टैलेंट एक्विजिशन के बंदे की कॉम्पिटेंसी डिफरेंट होगी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बंदे की कॉम्पिटेंसी डिफरेंट होगी। सही है सर। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बंदे की ये भी कॉम्पिटेंसी होगी कि वो फास्ट लर्नर होना चाहिए। करेक्ट है। लेकिन एक्विजिशन वाले की जरूरत नहीं है उसको इतना लर्न करने की। उसका क्या काम है, दिन पर वही काम है। आज 5 साल पहले जो काम था ऑफ कोर्स बदला है, काफी कुछ बदला है, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग learning ability is more important for a learning and development person than for an talent acquisition person. Agree or disagree? Agree sir. So they should be judged differently to understand whether they are giving a superior performance or not, or they are capable of giving a superior performance or not. Yes or no? Yes sir, yes sir. So वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटेंसी अप्रोच का फायदा ये है कि हम आपने कार्टून देखा होगा कि एक मछली और एक बकरी और एक शेर और बंदर सबको एक ही परफॉर्मेंस अप्रेजल से असेस कर रहे हैं कि तुम पेड़ पे चढ़ पाते हो कि नहीं चढ़ पाते हो। राइट सर, देखा है ना? देखा है। वो गलत तरीका है ना। हाँ सर। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति का, हर जॉब का, ऑफ कोर्स सारे जॉब, मतलब ऐसा नहीं कि अगर 1800 आदमी है किसी कंपनी में तो 1800 तरीके के जॉब होंगे, लेकिन हो सकता है कि मेन ब्रॉड कैटेगरी आपको 50-60 ही हो। और वही अगर मान लीजिए कि क्लर्क है, रिकॉर्ड क्लर्क है, रिकॉर्ड क्लर्क अगर 20 भी हैं तो रिकॉर्ड क्लर्क का काम एक ही है। तो हमें यह देखना पड़ता है कि की जॉब्स कौन कौन सी हैं, और वो जो है हर की जॉब को हमें स्टडी करना चाहिए कि उसकी कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड क्या क्या है। उसमें भी आगे और डिफाइन करते हैं। Types and gradation of the competency. Skill, self concept, skill will be abilities most easily developed. हाँ, and the स्किल और नॉलेज डेवलप करना आसान है। अच्छा, एटीट्यूड करना, डेवलप करना जो है बहुत मुश्किल होता है। मोटिवेट ट्रेट्स, मोटिव्स एंड ट्रेट्स, क्या उसको ड्राइव करता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। It cannot be, attitude cannot be changed through training. जो लोग कहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कर दो, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। हाँ सर, जैसे हम लोगों के साथ होता है कि हम लोगों को बोला जाता है क्लासरूम ट्रेनिंग कंडक्ट करिए, ये लड़का पहले अच्छा था अब निगेटिव में चला गया है, हर चीज निगेटिव में लेता है, चाहे वो कंपनी के बारे में हो, चाहे परफॉर्मेंस के बारे में हो। तो वो जो पर्टिकुलर मेंबर होता है नेगेटिव थॉट्स वाला, वो पूरी क्लास को डिस्टर्बेंस किए रहता है। उसका काम ही है था, आप कोई भी टॉपिक करिए, चाहे आप पॉजिटिव मैनर में करिए, चाहे जो भी, वो पूरी अरे सर ऐसा कहाँ होता है सर, मैनेजर तो ये करता रहता है, मैनेजर का ये काम है। क्योंकि उसका इलाज जो है वो दूसरा है। ट्रेनिंग हर चीज का इलाज नहीं है। अच्छा, अगर वो डिसएंगेज्ड है तो उसका इलाज दूसरा है। हम आपको बताएंगे कि एंगेजमेंट डिसएंगेज आदमी का क्या इलाज है। लेकिन जो आदमी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे सेल्स मैनेजर्स इकट्ठा हो रहे हैं, इनको 2 घंटे की ट्रेनिंग कर दो, इनको मोटिवेट कर दो। हाँ, ये अक्सर होता है। हाँ, हम कहते हैं कि मोटिवेट माने क्या, वो बहुत खुश हो जाएं। जैसे लग रहा है कॉमेडी चला रहे हैं सर, वो खुश होके जाए। तो हम कहते हैं तो फिर तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, मुजरा करा दो। सही बात है सर, लोग खुश हो जाएंगे। सही बात है सर। सो ये जो है, कम से कम लर्निंग एंड डेवलपमेंट वालों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता। अगर 2 घंटे की ट्रेनिंग में लोग मोटिवेट हो जाते
तो सारे हिंदुस्तान को मोटिवेट करना बहुत आसान हो जाता है मोदी जी के लिए। करेक्ट है सर। वो ऐसे नहीं होता है। इट इज एन इडियोटिक रिक्वेस्ट। बहुत से लोग, बहुत टॉप मैनेजमेंट वाले भी करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि क्या सही है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें भी कॉम्पिटेंसी में भी दो कैटेगरी। एक कैटेगरी ये है कि इस जॉब के लिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और दूसरी ये है कि डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। Characteristics that lead to superior performance against mere effectiveness. ये ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जब कॉम्पिटेंसी का जब स्केल बनता है, असेसमेंट होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो काफी काफी इंटेंस प्रोसेस होती है। आसान काम नहीं होता है उसको, मतलब मजाक का काम नहीं होता, सीरियस बिजनेस होता है। और एक ही क्वालिटी को ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं, ये बताइए कि आपका टॉप परफॉर्मर कौन है, और ये बताइए कि आपका बिलो एवरेज या एवरेज परफॉर्मर कौन है। फिर किसी एक कॉम्पिटेंसी में हम दोनों को मेजर करते हैं। अगर उस कॉम्पिटेंसी में दोनों के मेजर परफॉर्मेंस में या इवेल्युएशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उस कॉम्पिटेंसी को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें तो सभी बराबर आ रहे हैं। हम वो बात पिकअप करते हैं जिसमें कि दोनों का डिफरेंसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गैप ज्यादा है। तो वो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, और जब ये निकल आती है तो हमारे लिए एक्विजिशन भी आसान हो जाता है। कि हम ये देखते हैं, अब जैसे सेल्स की चूंकि आपने बात करी, सेल्स का बंदा जो है वो, उसको कभी भी कोलैबोरेशन के लिए असेस नहीं करना चाहिए जनरली। मतलब हो सकता है कुछ पोजीशन हो, क्योंकि जो टिपिकल सेल्स का पर्सन है वो कंपटीशन में बिलीव करता है, कोलैबोरेशन में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसका नेचर है कि हाउ कैन आई डू बेटर देन अदर्स। अब आपको जब इवैल्यूएशन करना है सेल्स का लोगों को, तो आप उनके परफॉर्मेंस पे इवैल्यूएट करें, उनके ड्राइव पे इवैल्यूएट करें, लेकिन उनके टीम स्पिरिट पे इवैल्यूएट ना करें, क्योंकि टीम स्पिरिट सुपीरियर परफॉर्मेंस से कनेक्टेड नहीं है। ये समझाना जरा मैनेजरों को या बॉसेस को जरा चैलेंज का काम होता है, क्योंकि जो लोग फालतू, जिनको आइडिया नहीं होता, वो हर एक को टीम स्पिरिट में करो, नहीं नहीं दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करना चाहिए। अरे भाई, सुपीरियर सेल्स में सुपीरियर परफॉर्मेंस वाले जो हैं, खास तौर से जो जो फील्ड सेल्स वाले हैं, जी सर। हो सकता है कई सेल्स की जॉब ऐसी हैं जिसमें कोलैबोरेट करना जरूरी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ चाहिए कि किस जॉब में कोलैबोरेशन की जरूरत है, किस जो जॉब में कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। राइट। में हमें टीम स्पिरिट को इतना एम्फेसिस नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो अच्छा सेल्स पर्सन जो है वो इस पे बहुत ध्यान देता है कि उसको पगार में वो उसका इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, इंक्रीमेंट या उसको वेरिएबल कितना मिलेगा। इंसेंटिव्स। लेकिन जो एवरेज परफॉर्मर है सेल्स में, वो वेरिएबल से घबराएगा। वो कहेगा नहीं, हमको फिक्स बताइए कितना देंगे। लेकिन जो टॉप सेल्समैन हैं, जो अच्छे सेल्समैन हैं, वो वेरिएबल से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि उनको ये चाहिए कि हम दूसरे से बेटर कैसे कर सकते हैं और हम दूसरे से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। तो वो लोग जो हैं वो इंसेंटिव वगैरह पे ज्यादा ध्यान देंगे बजाय बेसिक सैलरी के। जो बेसिक सैलरी की बात करता है वो एचआर में तो ठीक है, सेल्स में ठीक नहीं है वो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
एब्सोल्युटली सर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। राइट सर, राइट सर, एकदम सही है। ठीक है, ओके। सर ऐसे ऐसे बंदे कहाँ जाते हैं जो फिक्स और वेरिएबल दोनों में इंटरेस्टेड है? दो होते हैं, और बल्कि हमें दोनों में क्यों चाहिए? सी, वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं होता कि किसी की टोटल वेरिएबल हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिक्स तो होती ही होती है। जी सर। वेरिएबल जो है 30-40% होती है हाँ नॉर्मली, है ना। हाँ हाँ। बहुत से 20% या कहीं पे 10% भी होती है, कहीं 30%, 40% ऐसे ही होती है ना। लेकिन उससे बात करने से ये पता चल जाएगा कि ये बंदा वेरिएबल इंसेंटिव में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। जो वेरिएबल इंसेंटिव में इंटरेस्टेड है उसको प्रेफर करना चाहिए उस बंदे के कंपैरिजन में जो फिक्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो सेल्स के लिए कह रहे हैं। जी सर। सेल्स के लिए कंपटीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोलैबोरेशन। ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग में हम यही करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं लिंकेजेस जो हैं वो पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या है, फिर किस डिग्री का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, evaluating the degree to which they are required for various levels of performance। अब डिग्री के माने क्या है कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी में ये बंदा 100 यूनिट बेच पाएगा तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगा, या 40 यूनिट बेचेगा तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, क्योंकि अलग अलग टेरिटरी का अलग अलग इवैल्यूएशन अलग अलग होगा। सही है। कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, है ना। हाँ सर। उसी तरीके से जॉब की नेचर में भी डिफरेंट हो सकता है। कहीं रियलाइजेशन एसेस करना हो, रियलाइजेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सेल तो कर दिया, पैसा 3 साल तक आया नहीं। बहुत सी जगह ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है उसको आपको फैक्टर लेना पड़ेगा। एक्चुअल सिचुएशन से कनेक्ट करना पड़ता है आपको, हवा में बात मत करें। इसलिए जो एचआर के लोग अपनी सीट पे बैठे बैठे कॉम्पिटेंसी बनाते हैं वो कंपनी के साथ गुनाह करते हैं। उनको तो ये सर जो जो इवैल्यूएटिंग द डिग्री आप बता रहे हैं सर, तो इसका कोई लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? लेवल नहीं है, लेकिन आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके सर। सी, क्वेश्चन इज, it is a serious job, requires a lot of research and survey and talking to different people। आप उसके बॉस से बात करोगे, उससे बात करोगे, उसके कलीग से बात करोगे, तभी आप उसको मैप कर पाओगे पोजीशन को सही। खाली उसको बात करने से आपको पोजीशन क्लैरिटी नहीं होगी, खाली बॉस से बात करने से पोजीशन क्लैरिटी नहीं होगी, समझे ना। तो ये जो है आपको मैपिंग करने में लोगों से बात करनी पड़ती है। मेक सेंस? राइट सर। अब देखिए आगे, कॉम्पिटेंसी जरूर खाली कॉम्पिटेंसी लिखने से नहीं होता। कॉम्पिटेंसी का सर ये थोड़ा जूम होगा क्या? हाँ, हम बताएंगे आपको, अभी बताएंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। ये तो कॉम्पिटेंसी है और ये उनकी डिफिनीशन है। और डिफिनीशन में अगर आप बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू नाम सुना है? बिहेवियरल इंटरव्यू हाँ सुना है सर, लेकिन कभी सुना है। फेस नहीं किया है। हाँ, नहीं फेस नहीं, आपको तो दूसरों से कराना चाहिए, अपने लिए नहीं है। सो आपको उससे पूछिए कि प्लीज टेल अस एन इंसिडेंट व्हेन यू हैड नियरली इम्पॉसिबल टारगेट एंड यू एक्सेप्टेड इट एज ए चैलेंज एंड अचीव्ड इट। जब उससे पूछेंगे तो वो कहानी सुनाएगा। हाँ। जब कहानी सुनाएगा तो आप उसको मार्क्स देंगे। राइट सर। कैसे मार्क्स देंगे? जैसे कि
अगर वो आपको लगता है कि वो प्रायोरिटी बेसिस पर प्लान करता है, प्लान द वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस, एक्टिवली एक्टिंग प्रोएक्टिवली फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, वो पहले से सोचता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग करता है, तो 8 से 10 नंबर देंगे, है ना। प्लान वर्क टेकिंग इन व्यू प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज एंड ओवरलुकिंग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, तो उसको 6 से 7 मार्क्स देंगे। प्रॉपरली प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 से 5 देंगे। प्लानिंग से एलर्जिक है तो 0 to 2 मार्क्स देंगे। उसी तरीके से इनको कहते हैं BARS, बार्स कहते हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। नहीं, ऊपर ये लिखा हुआ है ना सर, बिहेवियरल इंडिकेटर्स, हाँ, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। हाँ, तो आप इनको जज कैसे करेंगे? इनको गुड वेरी गुड नहीं कर सकते आप। हाँ, वो बताया सर। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो है वो इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव। नहीं, नंबर कैसे देंगे आप? नंबर के आपको बिहेवियरल इंडिकेटर्स डिफरेंट लेवल्स के देने होंगे कि एक हम कब देंगे, दो कब मानेंगे, 3 लेवल 3 कब मानेंगे, लेवल 4 कब मानेंगे। ठीक है। अब जो आप कह रहे थे कि इसको जूम करेंगे, जूम करने का हम आपको बताते हैं। ये तो कॉम्पिटेंसीज हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर जॉब में एप्लीकेबल हो। एक आपको जनरल बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमने एक कंपनी के लिए इसको डेवलप किया था। अचीवमेंट ओरिएंटेशन, एनर्जाइजिंग पीपल, लीडिंग पीपल, नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, सोशल अवेयरनेस। अच्छा, ये भी हर जॉब के लिए सेम वेटेज नहीं होगी, वो कंपनी टू कंपनी चेंज होगा सर। कंपनी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, पोजीशन टू पोजीशन। राइट सर। इंटरपर्सनल स्किल्स की आपको बहुत जरूरत है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, लेकिन जो टैलेंट एनालिटिक्स में बच्चा है लगा हुआ है उसको इंटरपर्सनल स्किल्स की इतनी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो एक तो ये कि आप उसको नंबर कितने देंगे, दूसरे उन नंबर को वेटेज कितने देंगे वो जॉब पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। अच्छा, अब ये जो है इसको हम आपको दिखाते हैं कि अब आ गया लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। बिहेवियरल इंडिकेशंस कहिए, इंडिकेटर्स कहिए। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डिसाइड करें कि इस बंदे को हम लेवल 1 में रखेंगे कि लेवल 2 में रखेंगे। वरना लोग आर्बिट्रेरी दे देते हैं। 5 पॉइंट स्केल में इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, या सोचेंगे यार ये बुरा ना मान जाए, तो ज्यादातर सबको जो खराब आदमी है उसको 3 3 3 3 दे दिया बीच में 5 में, क्योंकि पता नहीं कैसा है और बाद में नाराज हो जाएगा, तो इसलिए 3 3 देते। उनको पता भी नहीं है कि 3 के माने क्या। अब 95% लोगों से आप पूछेंगे 3 के माने क्या, वो कहेंगे एवरेज। माने क्या? वो क्या शो करेगा? वो कहेंगे ये सब नहीं, वो बीच में है वो, या वो अच्छा है। क्या अच्छा है उसमें, ये उनको नहीं पता, है ना। तो साइंटिफिक सिस्टम से जब हम कॉम्पिटेंसी का असेसमेंट करते हैं तभी हमको एक प्रोफेशनल तरीका है ये टैलेंट मैनेजमेंट का। अब उससे जो है आगे चलते हैं। एडवांटेज क्या है? एक तो डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं, दूसरे उसमें हिडन फैक्टर्स जो हैं, मोटिवेशन ट्रेट्स वगैरह भी देखते हैं। तीसरे हम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक देखते हैं। ये नहीं कि जो
पेप्सी में चल रहा है वही चलेगा कोका कोला में, हो सकता है उनका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो, राइट है ना। या वो जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा वो मैन्युफैक्चरिंग में चलेगा ना, अलग अलग। सो ये जो है वो कोई इसका इसका कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि जो सब जगह एक लागू हो जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट? राइट सर। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर, क्लियरली अंडरस्टूड सर, व्हाटएवर यू सेड। हाँ, अब मेथडोलॉजी क्या होती है? Step 1, role, organization and environment framework to identify and define the competencies required by the executives. क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स कैसा है, सेलर मार्केट है, बायर मार्केट है, कंपटीशन कैसा है, वो सब जब आप ध्यान देंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ सफल होने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आप आते हैं Step 2, इंटरव्यू करना, एग्जिस्टिंग इंटरव्यू से, एग्जीक्यूटिव से, सुपीरियर से, रोल के रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिक कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द रोल क्या है। ठीक है, मेक सेंस? राइट सर। उसके बाद आप आते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव से इन डेप्थ इंटरव्यू करने के लिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड अंडरस्टूड। पहले तो आपने धोबी लिस्ट ले ली कि इस जॉब के लिए ये चीजें जरूरी हैं, फिर आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंसी ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटेंसी बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रैंकिंग करिए, इनका रिलेटिव वेटेज डिसाइड करिए कि एचआर के बंदे का, आईआर के बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स पे वेटेज कितना होना चाहिए, जो इस्टेब्लिशमेंट देख रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल का वेटेज कितना होना चाहिए, जो कंप्लायंस देख रहा है उसका कितना होना चाहिए, जो टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी दो तरीके के रोल होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं टी एंड कॉफी मैनेजर। टी एंड कॉफी मैनेजर मींस सर? वो खाली ऑर्गेनाइज करता है, वो अच्छा, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट। हाँ, उसका नाम तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर है। हाँ, बट most of the sales people they called him टी एंड कॉफी मैनेजर। हाँ, वो उसके लिए कॉम्पिटेंसी टोटली डिफरेंट होगी। हाँ, वो तो खाली कोऑर्डिनेशन कर रहा है ना, लायजा कर रहा है, इसको फैकल्टी को बुला लिया, इसको प्रोफेसर को बुला दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, इसको वहां भेज दिया, तो फिर उसमें उसको खुद की तो नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो उसका जो है वो देखना पड़ेगा कि उसके इन डेप्थ इंटरव्यू से पता चलेगा कि रिलेटिव वेटेजेस क्या हैं, रोल एक्सपेक्टेशंस और बॉसेस के क्या हैं, वो क्या चाहते हैं जॉब से। ठीक है। उसके बाद स्टेप 4, identify and prepare case situations typically experienced by executives. रेपर्टरी ग्रिड अप्रोच के बाद हम बाद में अभी नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली अभी हम आपको बेसिक फ्रेमवर्क से पे लेके चल रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। अब केस सिचुएशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल का एग्जीक्यूटिव है। yes, अब हम उससे कहते हैं कि तुम्हें खबर आई कि वहां पर खंबा गिर गया है, लेकिन पानी बहुत बरस रहा है, तुम्हारा जो जूनियर है, वो जो आदमी जो खंबा लगाता था या सीधा करता था, वो छुट्टी चला गया है, अब तुम क्या करोगे? या एचआर में एक बंदा आया, बहुत गुस्से से आया है कि गाली वाली दे रहा है कि मेरी तनख्वाह कट जाती है, मैं 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, मेरी तनख्वाह साले काट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, माँ की बहन की जो भी। आप वहां बैठे हुए हैं, आप कैसे डील करेंगे? ये रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करनी।
उसे पता चलता है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन जो आप देख रहे थे ना पिछले, उसमें जब क्वेश्चन है ना ये जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनसे पता चलेगा कि वो कितने पानी में है, ये उनके आपको सिचुएशन तो इमेजिन करनी पड़ेगी ना, है ना। कि मान लीजिए आप सेल्स में हैं, बंदा आपने बेचा और दूसरे दिन वो लड़ने आ गया कि तुमने जो बेचा वो तो साला कबाड़ है, इसको वापस लो, और कंपनी की पॉलिसी नहीं है वापस करने की, या वापस होने में बहुत, वो कहता है मुझे आज ही चाहिए, और आप कहते हो कि आपके यहाँ पॉलिसी ये है कि 15 दिन में वो जाएगा, फिर R&D जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर एग्जामिन होगा, फिर पता चलेगा कि ये चेंज हो सकता है, उसकी गलती थी या ये कस्टमर ने कुछ गड़बड़ किया है। अब आप उससे कहते हैं तुम रुको, वो कहता है कि माँ बहन मैं क्यों रुकूं, है ना। तो ये एक सिचुएशन है, तो आपको केस सिचुएशंस बता के उसका फिर माइंडसेट जज करना पड़ेगा कि वो कितने पानी में है। राइट सर। तो ये यू आर गेटिंग दिस प्रोसेस। वेरी मच सर, वेरी मच। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लासिक कॉम्पिटेंसी स्टाइल होती डिजाइन होती है उसमें ये फैक्टर्स होते हैं। डिफाइन करिए पहले, फिर क्राइटेरियन बताइए, फिर डेटा कलेक्ट करिए, फिर एनालाइज करिए, फिर कॉम्पिटेंसी वैलिडेट करिए, फिर उसके एप्लीकेशंस। अब ये आपको अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, अभी हम इसको आपको दूसरी स्लाइड दिखाते हैं, उससे क्लियर होगा। लेकिन पहले आप इसको एब्जॉर्ब कर लें कि ये क्या लिखा है, क्योंकि ये जो लिखा है इसका आगे एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है? यस सर। अब ये देखिए, डिफाइन तो परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्या होगा। इस क्राइटेरियन पर सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या होगा और एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगा। जो जैसे मान लीजिए इफेक्टिवनेस क्राइटेरियन कम्युनिकेशन का है, जो टॉप परफॉर्मर है वो कैसे कम्युनिकेट करता है आपकी कंपनी में, आइडियल किताब से नहीं होता। आपकी कंपनी का जो टॉप परफॉर्मर है वो कैसे बोलता है, और एवरेज परफॉर्मेंस वाला कैसे बोलता है। तो आपको पता चल जाएगा इस कंपनी में ये चीज सक्सेस दिलाती है। आर यू गेटिंग? यस सर। फिर आप इसको डेटा कलेक्ट करते हैं इतने तरीके से। एक तो बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू। बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू क्या है, जैसे वो क्वेश्चंस लिखे थे, जी जी, टिपिकल क्वेश्चन। ऐसी सिचुएशन आ गई तुम क्या करोगे। क्योंकि देखिए हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका एक्चुअल बिहेवियर जानना। बेस्ट तरीका तो ये है कि हम उसको फील्ड में ऑब्जर्व करें, लेकिन अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो हम तो फील्ड में नहीं ऑब्जर्व कर सकते। या अगर मान लीजिए अपने कंपनी के एम्प्लॉयज कर ही कर रहे हैं, तो जब आप फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसको पता है कि यहाँ पे जो है वो आप मौजूद हैं, तो वो फिर दूसरे तरीके से बात करेगा। तो वो अच्छा करेगा सर, है हाँ, तब वो अच्छा करने की कोशिश करेगा, सब कुछ करने की अच्छा कोशिश करेगा, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि अब आप किसी से पूछो कि तुम टीम प्लेयर हो कि नहीं, कौन कहेगा कि नहीं है? सब कहेंगे सर। बहुत बढ़िया सर। जो आदमी इंटरव्यू में ये पूछता है कि तुम टीम प्लेयर हो कि नहीं, वो गधा है। डू यू एग्री और नॉट? सर क्या सही है सर, सही है सर। तो उसका तरीका क्या है कि उससे पूछो कि तुम्हारे पास ये सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में तुमने क्या, अच्छा वो भी ये क्या करोगे नहीं, उसको भी आप कहते हैं तुम्हारी कोई ऐसी सिचुएशन तुम्हें याद है जिसमें ऐसा हुआ था, पास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, उसमें तुमने क्या किया, तुम्हारे मैनेजर ने क्या किया, तुमने क्या किया, अपोजिट पार्टी वाले ने क्या किया,
आप जब क्वेश्चन पूछते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो फिसलेगा और आपको एक्चुअल असलियत पता चलेगी कि वाकई में उसमें दम है कि नहीं है। राइट सर। दूसरे पैनल की 3-4 आदमियों को बैठा दिया कि ऐसी सिचुएशन में बेस्ट तरीका क्या होता है, या आपने सर्वे कर लिया, या एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली, यस सर। या ऑब्जर्व कर लिया, फील्ड में जाके ऑब्जर्व कर लिया। ये सब तरीके हैं, हर जगह एक ही तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन कहीं काम करेगा भी। तो उसके बाद जो है वो आप ये देखते हो कि जॉब टास्क और जॉब कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट क्या है, एनालाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप वैलिडेट करते हो। इसमें जो है वो वैलिडेशन का मैटर लिखा नहीं है, बट एनीवे आप कॉम्पिटेंसी का मॉडल बनाते हो बेसिकली कि ये चीजें चाहिए, इनके ये वेटेज होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उसको आप, जब आपका मॉडल बन जाता है तो वो सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, सक्सेशन प्लानिंग में, सब में यूज होता है। आर यू गेटिंग? यस सर। सर वैलिडेशन मॉडल्स में क्या क्या आ सकता है? वैलिडेट मॉडल में एक्चुअली जब हम ये बना रहे थे ना जी, तो हमने इसको जो है एनीवे लेट मी जस्ट सी। सर वो तो अभी लिख दीजिए उसमें, वो अभी आ जाएगा, उसमें एडिट कर देंगे आप तो। नहीं, हम आपको एग्जैक्ट बता देते हैं ना कि क्या है। लेट मी जस्ट सी। जो काम रह गया था उसको कर ही देते हैं, जिसमें कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे करते हैं। सर साइज, हाँ साइज घटा दीजिए सर, उसका सही हो जाएगा। नहीं ठीक हो गया। बीईआई यहाँ से तो आपने डेटा कलेक्शन करने के लिए लिया। जी 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 जी। उसके बाद जब आपने मॉडल बना लिया तो आपने फिर से बीईआई किया दूसरे लोगों पर। राइट सर। और देखा कि आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं जो आपने थ्योरी में बनाया था। ऐसा तो नहीं कि थ्योरी में जो आपने बनाया प्रैक्टिकल में वो नहीं आ रहा, या आपने असेसमेंट सेंटर किया। असेसमेंट सेंटर का नाम सुना है? हैं? असेसमेंट सेंटर के बारे में हम लोग हाँ सर, असेसमेंट सेंटर होते कुछ, उसकी रेटिंग देख ली कि जो कॉम्पिटेंसी के जो थ्योरी लेके हम चले थे रिजल्ट जो है उससे कमेंसरेट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग टॉप परफॉर्मर थे उनको कम नंबर मिल रहे हैं और जो लो परफॉर्मर थे उनको ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये एक चेक हो जाएगा ना, इसके माने आपका फॉर्मूला सही है कि गलत है, ठीक है। जब आपको ये हो गया ये फार्मूला सही है, हमारी कंपनी में यही चीज फार्मूला बेस्ट फार्मूला है, उसके बाद आप उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आते हैं एनालिसिस कैसे करते हैं। ये हम एक्चुअली आपको फिर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जो आपको कॉम्पिटेंसी डिफाइन करनी है वो हो सकता है आपको कहीं से मदद लेनी पड़े। एक्सपर्ट की जैसे बात करी थी ना, जैसे हमने ये बात करी थी एक्सपर्ट डेटाबेस, है ना।
अब एक्सपर्ट डेटाबेस में ये भी है कि कॉम्पिटेंसी की डिफिनीशन हम कहीं से उठा लेते हैं। अब जैसे ये HA हैरिसन असेसमेंट्स जो है वर्ल्ड के बेस्ट असेसमेंट सिस्टम्स में है। अब इन्होंने डिफिनीशन दी हुई है बहुत सारी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा। हाँ सर, वो कोचिंग नहीं है सर, है ये है, हाँ दिख रहा है सर। कोचिंग डजंट नीड स्ट्रक्चर, इफेक्टिव इन्फोर्सिंग, हैंडल्स ऑटोनॉमी, हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट, इनोवेटिव इंटरपर्सनल ये स्किल, हमने ध्यान नहीं दिया कि आपको पीछे वाला दिख रहा था। एक सेकेंड, ये जो प्रोसेस थी यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा था। इसके बाद जब हमने यहाँ पे चेंज किया है, ये आपको दिख रहा था है? फिर ये दिखा था। हाँ जी सर, हमने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये जो है लिस्ट है। अब ये लिस्ट जो है जनरल लिस्ट है। इसको HA को हैरिसन असेसमेंट बोलते हैं ना? हाँ, हैरिसन असेसमेंट की मास्टर कॉम्पिटेंसीज है। इन्होंने 2008 में ये कॉम्पिटेंसी लिस्ट बनाई। एक एग्जांपल दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 2018 में एक और लिस्ट बनाई, लीडरशिप कॉम्पिटेंसी। हाँ, उसको इन्होंने डिफाइन किया। अच्छा, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि हमारी पार्टिकुलर जॉब के लिए नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। वो आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए और क्या नहीं है। लेकिन आपको बेसिक डिफिनीशन जो है वो आप कहीं से पिकअप कर सकते हैं। सर एक मिनट बैक जाइएगा, वो फर्स्ट वाले पेज में बैक। हाँ सर, इसमें ये लास्ट से दूसरा वाला पॉइंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, द टेंडेंसी टू बी इफेक्टिव व्हेन सेल्फ एम्प्लॉयड डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट सफिशिएंट बिजनेस रिलेटेड नॉलेज। ये किसी एम्प्लॉय के लिए कैसे फिट होगा सर? ये इसलिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड माने ये है कि इस बंदे को अगर छोड़ दो और सुपरवाइज ना करो तो ये बेस्ट काम करता है। मतलब कंट्रोलिंग, विदाउट कंट्रोलिंग ही विल डू हिज बेस्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ये भी तो हो सकता है, इसके ऐसा कॉम्प्लिकेशंस भी तो हो सकते हैं कि विदाउट कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग हिम। नहीं, तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप इसको रखिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये भी एक कॉम्पिटेंसी हो सकती है। हो सकता है किसी सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप रखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है, उसको मत रखो। वन ऑफ द पैरामीटर आउट ऑफ दिस थिंग, वन ऑफ द पैरामीटर है। हो सकता है कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन इट मे नेवर बी नीडेड, बट देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नाउ गिविंग। अब जैसे आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। एक टाइम में हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी में थे, वहां एक मैनेजर था। वो मैनेजर जो था उसको कंपनी ने कहा, यार तू छोड़ दे काम, क्योंकि तुम इतना बढ़िया काम करते हो और तुम कह भी रहे हो कि साहब हम अपना इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुम ये पार्ट जो है वो अपने घर पे बनाओ या जहां चाहे बनाओ, हमको ये पार्ट सप्लाई करो। अच्छा, उसने कहा बहुत बढ़िया। अब वो चला गया, वो अपना करने लगा। तो ये आपको फायदे हो गए। एक तो एम्प्लॉय का झगड़ा नहीं, दूसरे वो अपना काम करेगा तो ज्यादा इफिशिएंसी से करेगा, आपको कम कॉस्ट में देगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगा, मेरा प्रमोशन कर दो, आपसे इंक्रीमेंट नहीं मांगेगा, और आप उससे मान लो या किसी दूसरे से लो, इट इज अप टू यू। up to you. Of course you will prefer him, क्योंकि आप नहीं उसको, लेकिन आप उसको देखोगे कि उसमें दम है कि नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बाहर निकल जाए। होता है, कई जगह होता है। जैसे हम घड़ी HMT में थे, तो कई लोग छोड़ के वो केस बनाने लगे बाहर। अच्छा, तो वो केस बनाते थे और सप्लाई करते थे HMT को। कई लोग जो थे वो असेंबली करने लगे
कि उनको पार्ट दे दो, वो असेंबल हाँ। करके अपना नया ब्रांड बेचेंगे। नहीं, बनाते HMT का ही थे, हाँ। लेकिन असेंबली वो अपनी अपनी फैक्ट्री में करते थे। ओके। उसे मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो वन कॉम्पिटेंसी, यू मे नेवर नीड इट बट यू मे ऑल्सो नीड इट डिपेंडिंग अपॉन। ये तो सिर्फ लॉन्ड्री लिस्ट है ना। अरे भाई, एक लॉन्ड्री लिस्ट कपड़ों की है। अब आप मेल हो तो आप सर्टेन कपड़े इस्तेमाल करोगे, सर्टेन कपड़े नहीं इस्तेमाल करोगे। राइट सर। लेकिन लिस्ट ऑफ क्लोथ्स में तो वो आएगी ना। राइट, अब आएगी आप, सर। हमारे लिए साड़ी की क्या जरूरत, हम थोड़ी कर रहे हैं कि तुम साड़ी पहनो, लेकिन जो लिस्ट बनेगी उसमें तो बकेट साड़ी लिस्ट तो में तो, है। हाँ, शॉपिंग की बकेट लिस्ट में तो सब कुछ आएगा सर, हाँ तो चाहे वही, वो लेडीज हो, फीमेल हो या किड्स का हो। हाँ तो उसी तरीके से ये लिस्ट है जो आपको काम की हो। आप इसको काम के माने कि जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जॉब में ये इंपॉर्टेंट है, उसको डिफाइन कैसे करना है, उसमें आप इसकी मदद ले सकते हो। अब जैसे कि कोविड के टाइम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, रेजिलियंस एंड पीस, परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, है ना। तो ये जो लेटेस्ट लिस्ट 2018 की थी, ऑफ कोर्स ये तो कोविड के पहले की लिस्ट थी, लेकिन ये चेंज होती रहती है, ये नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। ये टीम कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट है। ठीक है, राइट सर। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की लिस्ट है। राइट सर। मेक सेंस। राइट सर। ये नई कॉम्पिटेंसीज हैं, नई माने इस टाइप से पहली बार डिफाइन हो रही है। ये आफ्टर कोविड है सर? है ना, ना ना, ये जनरल अच्छा। नई कॉम्पिटेंसी, मतलब जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हैरिसन है, या आपको नई नई डिफिनीशंस देते रहते हैं। अब आप 2004 की किताब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी चीजें नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं ना। राइट सर। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने में आपको वो सब, हम आपको टेक्स्ट बुक की चीजें सारी नहीं पढ़ा रहे हैं, जी जी जी। क्योंकि वो तो आप पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ लो, इंटरनेट में पढ़ लो। वो क्या करना, हम क्यों पढ़ाएं उसको। हर एक के पास इंटरनेट की सुविधा है, राइट सर। हर एक के पास जो है वो किताब को अपना चाहिए हार्ड कॉपी खरीदिए, चाहिए किंडल खरीद लीजिए, चाहिए जो कर लीजिए। तो हम तो आपको एक पूरे पिक्चर देंगे, और वो पिक्चर देंगे जो किताब में नहीं मिलेगी आपको। मतलब जैसे ये हैरिसन कॉम्पिटेंसी, तो आपको हैरिसन का जो सर्टिफाइड असेसर होगा उसी के पास होगी। जी। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स। अब ये असेसमेंट सेंटर भी इसी से डिसाइड होता है। जब आपने कॉम्पिटेंसी बना ली, तब आप ये सोचते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी हम कैसे वो करेंगे, एसेस करेंगे। जो सिचुएशन की बेसिस पर करेंगे तो केस होगा, कोई टूल्स होगा, एक्सरसाइज होगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे, है ना। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। हाँ, फिर आप ये देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंसेस वो आप करेंगे। ये फिर इंटरनल रिसोर्स पर्सन्स को आप जो है वो एसेस करेंगे, वो उनको बताएंगे कि क्या क्या आपको देखना है, कैसे कैसे देखना है, ठीक है ना। राइट सर। अब उसके बाद जो है वो आप उनकी क्लस्टरिंग करेंगे। एक सेकेंड, डिक्शनरी बना देंगे, जॉब टास्क की बेसिस बनाएंगे। खिसक रहा है।
है ना, लॉजिकल सीक्वेंस में, टाइम में, मॉर्निंग में क्या है, उसमें क्या है, ऑफ सीजन में क्या होगा, ऑन सीजन में क्या होगा। अब जैसे शुगर फैक्ट्री है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है अलग अलग टाइम में, है ना। तो ये डिपेंड करता है, एक मतलब एक जनरल फॉर्मेट। अब ये जो था कॉम्पिटेंसी में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 to M4, M5 to M6, M7 and above. ये हमारी ही डिजाइन, M1 to... अच्छा, किसी किताब से नहीं है, हम ही ने बनाई है ये। अब देखिए कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी एक है, लेकिन अलग अलग लेवल पर इसके माने अलग अलग हैं। राइट सर। इसको पढ़िए, देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं। Level 1, poor in spoken as well as in written language. Level 2, able to speak well but weak in the right communication. Example, English. Third, good command in written and spoken language. And the fourth, fluent in written and spoken as well as listener as well. Poor listener sometimes does not listens well but not proactively. And proactive listener. हम जरूरी नहीं कि वर्ड मतलब बोल के पढ़िए, आप इसको पूरा पूरा ध्यान दीजिए और इसमें देखिए कि क्या क्या डिफरेंस है। M7 है मैंने टॉप मैनेजमेंट के लिए हमने इसको क्या कैसे डिफाइन किया है। कम्युनिकेशन तो कॉमन है, लेकिन कम्युनिकेशन के माने अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। राइट सर। क्या अंतर आपको नजर आया? सर लेवल 1 क्या है? लेवल 1 क्या करता है कि वो हर चीज में उसका जो एक स्टैंडर्ड है वो 0 है। नाइदर वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, नाइदर वही टीम बिल्डिंग है, नाइदर वो किसी एक्शन परफॉर्म कर पाता है, ना ही ना हम ये नहीं कह रहे हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हम ये देख रहे हैं इसमें जी, वो कर पाता है तो भी क्या, उससे तो नहीं कराएंगे ना। हाँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे M7 है, ये गुड पर्सन, ही इज ए गुड स्पोक्स पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर पत्रकार आ जाएं या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ जाएं या आपके बाहर के, तो वो या दूसरे कोलैबोरेटर्स के लोग आ जाएं, तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा डिस्क्राइब कर सकता है। इज ए गुड स्पोक्स पर्सन। ये कह रहे हैं कि जो लेवल 3 है, कैन एक्ट एज ए गुड एज ए स्पोक्स पर्सन अगर जरूरत पड़े तो। गुड है कि नहीं है ये नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा कम है। ये डिफिकल्ट टू गेस, तो पता नहीं कि कर पाएगा ये। तो ये आदमी बोलेगा तो नुकसान ही करेगा। अब ये जो है ये टॉप लेवल की ही कॉम्पिटेंसी है कम्युनिकेशन ही, लेकिन ये इसके माने अलग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये M1 वाला नहीं कर पाता, हम ये कह रहे हैं कि M1 वाले को जरूरत इस चीज की है, M7 वाले को जरूरत इस चीज की है। अब जैसे ये adopts a range of communication styles as appropriate to the situation। वर्कर से बात करेगा दूसरे तरीके से, बाहर फॉरेन कोलैबोरेटर से बात करेगा दूसरे तरीके से। ये कहना इतना वर्सेटाइल नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लेता है ये। या ये कह सकते हैं सर M1 to M4 ये हो गया एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, एंट्री लेवल। M5 to M6 ये हो गया मिड सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, एंड M7 ये हो सकता है टॉप लेवल। यस। अब इनका जो है बिल्कुल ही अलग अलग है। देखिएगा आप कहीं पे, जैसे ये अब ये जो M7 में
adopts a range of communication styles for not versatile but can communicate effectively. ये communicate तो करता है लेकिन ज्यादा बोलता है. In overly long and commanding style. ये इसको जब बात करता है तो बाद में लोग पूछते हैं ये क्या कह रहा था. ऐसा होता कि नहीं होता कुछ लोगों का होता है. तो इसमें आपको ये जजमेंट नहीं करना है कि ये नंबर 1 नंबर 2 आप जब जो भी आप करेंगे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, डिफाइन. हाँ, वो उसके काम की चीज है या नहीं. हाँ, अब जैसे प्लांट वाले आदमी को हम पब्लिक स्पीकर नहीं बना सकते हैं या PR में नहीं डाल सकते. हाँ, या सेल्स वाले आदमी को हम HR का काम नहीं दे सकते. करेक्ट. राइट सर, गॉट इट. फंक्शन से, लेवल से सेम कॉम्पिटेंसी के माने अलग अलग लेवल पर अलग अलग होंगे और उनके बिहेवियरली एंकर्ड स्केल्स अलग अलग होंगे. राइट सर. मेक सेंस? राइट सर. ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा. नहीं सर. यही तो फर्क है. एक्चुअली क्या होता है कि एक सेटअप पेपर है कि हाँ इसी पे आपको नॉलेज एनालिसिस गैप और परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है. इट शुड बी एवरीवन फॉर वन पैरामीटर, दैट्स इट. उसने किया या नहीं किया, क्या चीज किसके लिए कोरिलेट करेगी, ये किसी ने नहीं किया. वो अज्ञान है. चल तो रही है सर, कॉर्पोरेट कल्चर में तो यही चल रहा है आज. हाँ चल रहा है, लेकिन 90 आपने बोला सर 95%, मेरे को तो लगता है सर 99.9%, 99% यही चल रहा है. हाँ, लेकिन if I have to be the best, I have to show that I am the best. I know more. अगर हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो दूसरों से ज्यादा है ना. अब पोजीशन के बेंच स्ट्रेंथ की जो बात होती है टैलेंट मैनेजमेंट में, ये भी आता है. ये जो है ये हैंडबुक से है. ओके. टैलेंट इज वो है ना उनका रजिस्टर्ड. हाँ, टैलेंट. अब इसमें ये है कि वाइड पोजीशन, ऐसी पोजीशन जिसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐसे करेंगे कि add to talent pool, accelerate development, identify backup, begin external recruitment for key positions, accelerate the process. अब कुछ पोजीशन ऐसी होंगी जो सरप्लस हैं, एक से ज्यादा रिप्लेसमेंट है, एक से ज्यादा अगर हैं तो उनको फिर रीडायरेक्ट करें, क्योंकि हर आदमी तो एक पोजीशन. सर सबसे ज्यादा इसमें जो इफेक्टिव होगा वो होगा थर्ड वाला, ब्लॉकिंग. नॉन प्रमोटेबल मैनेजर्स, प्रमोटेबल सबऑर्डिनेट. उसमें सोल्यूशन क्या है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं. उनको आप जॉब रोटेशन करिए, स्पेशल प्रोजेक्ट पे डाल दीजिए उनको, कुछ लोगों को, और बैकअप बनाइए. मतलब उसके अलग अलग स्ट्रेटजीज होंगे. ये जो है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट नॉट मीटिंग, एम्प्लॉयज नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, इनका क्या है. एक और एक्नॉलेजमेंट करिए उनको, फिर दोबारा दूसरे रिजल्ट दीजिए, नहीं हो तो टर्मिनेट करिए. या सुपर कीपर जो टॉप परफॉर्मर्स, मतलब पोटेंशियल जिनका ज़्यादा है, उनका जो है एक्सेलरेट करियर पास करिए. लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है. ये भी सर वेरी करेगा एज पर द सिचुएशन. एज पर द सिचुएशन ये भी वेरी करेगा. हम आपको बताते हैं, हम तो HR में थे तो हमको ऐसा लगता था कि वो, लेकिन एक स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, नाम सुना आपने? नहीं सर. स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट का नाम नहीं सुना? मेदांता का नाम सुना है? हाँ सर सुना. कहाँ आप बता रहे थे, आप कहाँ रहते हो? लखनऊ सर. लखनऊ में. लखनऊ में मेदांता खुल गया है शायद. है सर, है. 2 साल हो गए सर. तो मेदांता के एक जो मालिक हैं वो डॉक्टर नरेश त्रेहन है. हाँ जी सर, जानता हूँ. नरेश त्रेहन पहले स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के वो थे. हाँ सर, वो हार्ट स्पेशलिस्ट. हाँ याद है सर, याद है, नाम सुना है सर. हाँ सर, वो उसके थे हार्ट स्पेशलिस्ट. तो हम जो थे वहाँ पे HR हेड हो गए. अच्छा.
तो हम ये थे कि साहब इंक्रीमेंट जो है डिफरेंट मिलना चाहिए, टॉप परफॉर्मर को कम और लोअर परफॉर्मर को कम ज़्यादा। वो नहीं मानते थे। Scott Hart Institute in his time was one of the best organizations. ओके, हार्ट के मामले में हाँ, उससे बेटर कोई से बेटर नहीं था उस समय। हम्म, तो बाद में झगड़ा हो गया तो छोड़ दिया उन्होंने, फिर वेदांता बना ली, वो तो फिर बात की बात है। लेकिन वो मास्टर था, जीनियस आदमी था। लेकिन उसकी अपनी थ्योरी थी। उसकी थ्योरी थी यार, ऐसा है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल का काम ऐसा है कि हर आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर होता है। हाँ, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं सर्जन को ज़्यादा दे दूं, एनेस्थेटिस्ट को थोड़ा कम दे दूं, हाँ, या नर्स को कम। तो उनके यहाँ जो इंक्रीमेंट मिलता था सबको एक ही जैसा मिलता था। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता था यार, ये तो एचआर का जो फंडा हमारा तो डिफरेंट है। लेकिन वो सबको एक इंक्रीमेंट देते थे। ऑफ कोर्स वो जो टॉप परफॉर्मर्स को दूसरे तरीके से कंपेंसेट कर देते थे, लेकिन वो भी एक स्टाइल था। और हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टाइल जो थे घटिया स्टाइल, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। हाँ, सो ये जो है ना, ये अलग अलग विचारधारा है। हमको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है। हो सकता है कोई दूसरा सच भी हो। समझे? राइट सर। वो इम्पोर्टेंट है। आई शुड नेवर थिंक दैट आई नो द बेस्ट. It is possible somebody may be able to achieve better results with completely different method. करेक्ट सर। है ना? वो था। अब आते हैं, अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी है तो आप सक्सेशन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? एक ही अब ये हैरिसन का डैशबोर्ड है। अब ये बंदी जो है, इसको 3 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे उन्होंने उसकी चूंकि हर जॉब की कॉम्पिटेंसी डिफाइंड है। हाँ, निवेदिता, उस पे उन्होंने सूटेबिलिटी देख ली कि ये एज ए सेल्स कंसल्टेटिव सेल्स मैनेजर की उसमें बेस्ट सूटेड है ये। तो हमको अगर पूरा साइंटिफिक सिस्टम हो गया तो हमने खाली कंप्यूटर में डाला और निकाल दिया, बजाय अपना प्रेजुडिस या अपना ओपिनियन देने का कि वो इस पोजीशन में बेस्ट रहेगी। एवरीथिंग इज कैन बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। नॉट ओनली दैट, अब ये निवेदिता है, ये नीरज है, ये फलाने हैं, एक ही पोजीशन है। मान लीजिए हम हेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं, 3 बंदे हैं, 3 बंदे की सूटेबिलिटी परसेंटेज हमने देख ली, हमको पता चल जाएगा कौन बेस्ट है। तो अब जो सिस्टम्स अवेलेबल हैं एनालिटिक्स में, वो आपके लिए काम बहुत आसान कर देते हैं। जैसे सर ये डैशबोर्ड है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ निवेदिता दिया है। निवेदिता का नाम चारों ब्लॉक में है और 4 अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस हैं। हाँ। ठीक है, एक का सुटेबिलिटी जो स्कोर आता है वो 76 है। हेड टीएनडी का आता है 66, हेड ओडी का आता है 65 एंड बिजनेस 64 बिजनेस एडवाइजर्स का। फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, जैसे निवेदिता है, सपोज करिए कि मैंने सिस्टम पे डाला और ये देख लिया कि निवेदिता का 4 सूटेबिलिटी आ रही है, बट उसका जो स्कोर है 76 वो कंसल्टेंट के तौर पे अच्छा है। तो आउट ऑफ 4 मैं उसको एडवाइस करूंगा, जो भी मैंने अभी जो पढ़ा है टैलेंट के हिसाब से, कि यार उसका वो कंसल्टेंट के पोस्ट पे ज्यादा सूटेबल करती है। बट वन ऑफ माय सीनियर इज सजेस्टेड, नहीं यार उसको हेड टीएनडी बना दो, क्योंकि उसका स्कोर 66 आ रहा है और 66 ठीक है। तो इन केस में यहाँ पे क्या दूसरी है, लेकिन कम से कम आपके पास डेटा हो गया है ना। हाँ, अभी तो आपके पास डेटा ही नहीं है। हाँ, अभी तो जो कहता है वही फाइनल है।
हाँ, ultimately he is the boss. अभी तो ये डेटा नहीं, इस डेटा के बाद आप ये दिखा सकते हो कि जो आप कह रहे हो सही है, लेकिन साइंटिफिकली ये निकल रहा है। उसके बाद भी वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन आप यू आर ऑन ए बेटर स्टैंडिंग एज कंपेयर टू प्योर सब्जेक्टिवनेस। आपके पास डेटा है ना, उसी तरीके से। अब ये तो 1:4 है, 4:1 देखिए। 4:1 में ये निवेदिता है, ये ओम प्रकाश है, ये नीरज है, ये मान लीजिए कोई है, नीरू है ना, और एक ही पोजीशन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इनकी अलग अलग परसेंटेजेस हैं। आपको डिसीजन लेना आसान हो गया। हाँ, तब तो वहां पे मैं सीधे नीरज को आउट ऑफ बेस 76 he will be best choice for the head TND। हाँ, तो अब जो अगर आप कॉम्पिटेंसी के तरीके से चल रहे हैं तो आपको बहुत सारे डिसीजन जिसमें सब्जेक्टिवनेस बहुत होती थी, वो सब्जेक्टिवनेस कम हो जाएगी। जी सर, राइट सर, राइट सर। ये है। अब ये जो है, इसमें हम आपको फिलहाल आज इतना ही बताएंगे। जी सर। कोई क्वेश्चंस? नहीं सर, ये जितना ये पीपीटी का डेटा है, ये सर वो उस पे मतलब पोर्टल पे अवेलेबल है अपने आईसीडी में? नहीं, अच्छा, लेकिन करवा देंगे वो तो। वर्मा साहब चाहेंगे तो करा देंगे। वर्मा सर चाहेंगे तो, वर्मा सर होंगे सर, वर्मा सर रिकॉर्डिंग पे लगे हुए हैं सर। नहीं, वर्मा सर होंगे नहीं होंगे सर, क्योंकि 4 बजे से दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, रेंज मैनेजमेंट वाली। पता नहीं, अभी है नहीं लगता जी। वो 4 बजे आएंगे। जी सर। बट ये जो है, ये आपको इट इज ए साइंटिफिक सिस्टम। चूंकि थोड़ा टाइम है, इसलिए हम आपको कुछ और भी दिखा देते हैं। जी सर, अगर टीएनडी का कोई बुक आप सजेस्ट करेंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, जिससे मैं मतलब फॉर द स्टडी एंड एग्जाम टेस्ट पेपर्स भी। बुक जो है वो वर्मा साहब बताएंगे। अच्छा, हम आपको बुक नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जी। बुक में हो सकता है कि ये सब नहीं होगा, हो सकता है कि आप ये सब जो देखें तो वो जो है वो बुक में न मिले, मतलब। लेकिन हम आपको एडवांस सिस्टम्स जो बता रहे हैं कि जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। ओके सर। एक चीज आपको और दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर कॉम्पिटेंसी हो गई, चलिए ये नहीं दिखाते हैं आपको, दूसरा दिखाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट्स में, टेस्टिंग में, हैरिसन में, जॉब सूटेबिलिटी एनालिसिस, जॉब सक्सेस एनालिसिस। ये देखिए, अब अगर आपकी कॉम्पिटेंसी डिसाइड हो गई तो आपको, वर्मा साहब इसलिए ऑन दिख रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग उनके कंप्यूटर पे हो रही है। वो सर शेयर भी करिए, दिखाई नहीं दे रहा है सर स्क्रीन शेयर। हाँ, ये हैरिसन असेसमेंट, ये जो है, ये आपको जॉब सक्सेस एनालिसिस। अब ये रिक्रूटमेंट आपको करना है। आपने जॉब डिफाइन कर दी कॉम्पिटेंसी के लेवल पर, वो बता देगा कि जॉब परसेंटेज फिट कितना है। अगर 35% से 40% है तो आप उसको लीजिएगा तो फिर नुकसान होगा ना। ये आपको बता देगा कि ये जो एलिजिबिलिटी, सूटेबल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये तो छोड़िए, आप बेसिकली ये देखिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ये जॉब क्या है? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट। फ्रेशर बंदा चाहिए, नो एक्सपीरियंस का, है ना। अब इस हिसाब से इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी जो मेन उसको आइडिया होना चाहिए, और बहुत बढ़िया है। एनालिटिकल बढ़िया है, टेक्स इनिशिएटिव है, पॉइंट चैलेंज है,
इनलिस्ट कोऑपरेशन, यहाँ ये कमजोर है, देख रहे हैं। यस सर। ऑप्टिमिस्ट ठीक है, ये तो नेसेसरी ट्रेड्स हैं जॉब्स के लिए। डिजायरेबल ट्रेड्स क्या हैं, ये होना चाहिए, लेकिन उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड ये थोड़ा कम है। रिसर्च एंड लर्निंग में कम है। हाँ तो कम है सर, है ना। राजन सर, हाँ सर। सॉरी टू इंटरप्ट, नेक्स्ट क्लास शुरू करना है, इसको बंद कर हाँ देना। हाँ सीमा मैडम वेट कर रही। नहीं सर गलत बात, नहीं गलत बात है सर, अकेला स्टूडेंट तो आप करें बंद करते हैं। अगले वीक, अगले संडे फिर मिलेगा 26 ऑफ सितंबर। नहीं, हम इनको दिखा रहे थे कि नहीं नहीं मतलब ये गलत बात है सर, जहाँ मेजोरिटी ज्यादा है तो आप वो वाली क्लास चालू कर रहे हैं जहाँ मेजोरिटी कम है। वो तो चूंकि मेरे पास लैपटॉप एक ही है, कनेक्शन एक ही है, तो अगर मेरे पास दूसरा लैपटॉप और दूसरा जूम कनेक्शन होता तो मैं बस हम 10 सेकंड और लेंगे। अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे राइटिंग एंड लैंग्वेज में ये रेड में आ रहा है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसके बावजूद आप इसको लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। सर बेसिक तो यही होगा। I am not saying that. I am only showing you an example. Yes sir. That on the basis of competency, there are systems available which will give you precise position. It is not possible to get all this information in interview. Right sir. है ना? Right sir. ये हो जाएगा, ठीक है? Right sir. बाकी अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वर्मा सर, ये कंटेंट सर का सर अवेलेबल है पोर्टल पे? सर से भी बात हो रही थी। ये सर के कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी तो सर यूट्यूब पे डाल देंगे। है वो हो जाएगा। बाकी आपका पर्सनल ईमेल आप दे दीजिए, अगर सर एग्री करेंगे तो आपको भेज देंगे पर्सनल ईमेल। राजन सर, चलिए सर डिसाइड करेंगे। So nice, I think हमें कुछ नहीं डिसाइड करना है, हमने तो जो करना था कर दिया। हाँ सर